गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो यूनिट नंबर 1 है, हेलियर बैलेक ए कन्वर्सेशन विद द रीडर। इंग्लिश लिटरेचर का आज हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। ए इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। हेलियर बैलेक वॉज ए प्रोलिफिक एंग्लो फ्रेंच राइटर, हिस्टोरियन एंड ओरेटर। तो हेलियर बैलेक एक बहुत प्रसिद्ध एंग्लो फ्रेंच लेखक, इतिहासकार और वक्ता थे। ठीक है। बैलेक वॉज ए मास्टर ऑफ द लाइट ऐसे, वो लाइट ऐसे लिखने के अंदर माहिर थे। ही इज़ ऑफ्टन रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द बिग फोर एडवर्डियन लेटर alongside G.K. Chesterton, H.G. Wells एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो उन्हें एडवर्डियन साहित्य के जो चार बड़े जो राइटर थे उनमें से एक माना जाता है, जो जिनमें से तीन तो थे, G.K. चेस्टरटन, H.G. वेल्स और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और चौथे थे हेलियर बैलेक। अब हम इनकी स्टाइल देखते हैं कि इनकी स्टाइल क्या है लिखने की, ये किस तरह से लिखते हैं। हिज राइटिंग इज करेक्टराइज बाय ए शार्प ऑफ्टन बिटिंग विट। उनकी लिखावट की पहचान उनकी तेज बुद्धि से, विट यानी तेज बुद्धि, एक ए राइम, एक रिदम, एक लय, और एंड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आयरनी, एक व्यंग्यात्मक की गहरी समझ उन्हें थी। तो ऐसी उनकी स्टाइल थी। ही शेयर्ड ए क्लोज इंटेलेक्चुअल बॉन्ड विद G.K. Chesterton. Together they criticized the modern industrial state and defended the common man. तो उन्होंने G.K. चेस्टरटन, जो उनके साथ के लेखक थे, उनके साथ मिलकर जो औद्योगिक राज्य थे, मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट थे, उनकी आलोचना की है और आम आदमी का उन्होंने पक्ष लिया है इसके अंदर। मतलब वो कैसे थे, वो मतलब वो जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट थे उनके वो विपक्ष में थे, और कॉमन आदमी के जो सामान्य आदमी उनके पक्ष में थे। थॉक बैलक ऑफ्टन डिड सो विथ मोर स्कैरिज्म एंड साइकिनिज्म। जो उनकी जो बैलक का जो तरीका है वो थोड़ा कटाक्ष भरा होता था उसके अंदर। जो भी वो कोई भी ऐसे पोइम जो भी लिखते थे उसके अंदर। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। ए कन्वर्सेशन विद ए रीडर इज हिस्टोरिकल पोइम that explores the awkward, often frustrating relationship between an author and the public. A conversation with the reader एक व्यंग्यात्मक कविता है जो लेखक और जनता के बीच में एक अजीब सा निष्कर्ष रिश्ता जैसा दिखता है। ठीक है। जेनरे, अब हम इसका जेनरे देख लेते हैं। इट फॉल्स, मैंने इनको पॉइंट्स में डिवाइड किया ताकि आपको अच्छा आसानी से समझ में आ सके। ए जेनरे, इट फॉल्स अंडर सोशल स्टेयर, ये सामाजिक स्टेयर की श्रेणी में आते हैं, सामाजिक व्यंग्य की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं द premise. The poem captures a chance encounter where a reader recognizes the author instead of a deep intellectual connection. The conversation reveals a massive gap between the writer's hard work and reader superficial understanding. तो इसके अंदर क्या है, प्रेमिसेस यानी कि जो मूल अवधारणा, इसके अंदर जो उद्देश्य है इसका जो दिया गया है उसको हम देखते हैं कि कविता अचानक हुई मुलाकात के जो कैप्चर्स ए चांस एनकाउंटर वेयर ए रीडर रिकॉग्नाइज द ऑथर, ठीक है, को दिखाती है, जो एक पाठक और लेखक की पहचान लेता है। जो पाठक होता है वो लेखक को पहचान लेता है कि हमारे सामने जो बैठा है वो लेखक है। लेकिन यहाँ दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता बनने के बजाय उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनके बीच में कुछ टकराव हो जाते हैं। उनके जो लेखक की जो मेहनत, उनके बीच में टकराव क्या होता है कि जो लेखक की जो मेहनत थी उस किताब को लिखने में, वो पाठक की ऊपरी समझ के बीच में और जो लेखक की समझ थी उनके बीच में काफ़ी गैप
गैप बताया गया इसके अंदर, राइटर हार्ड वर्क एंड रीडर सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। जो गैप बिटवीन, गैप जो दोनों के बीच में, वो बताया गया कि एक लेखक की समझ और पाठक की समझ दोनों के बीच में क्या कितना गैप है, वो इसके अंदर बताया गया। ऑब्जेक्टिव, Balak uses this poem to vent his frustration regarding the commercialization of literature and the ignorance of av- average regard reading public. बैलेक इस कविता के जरिए इस साहित्य के व्यापारीकरण और आम जनता की जो अज्ञानता है उस पर नाराज़गी व्यक्त करते हैं। कौन? राइटर। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं फटाफट से। The poem follows a dialogue between an author and a reader. तो समरी के अंदर क्या है? कविता एक लेखक और पाठक के बीच की बातचीत इसके अंदर दी गई है। बैलक दिखाते हैं। बैलक here Balak poem describes a meeting between an author and a common reader. ठीक है? The poem shows that the reader does not really understand the hard work behind writing a book. जो पाठक है वो जो राइटर है उनकी जो हार्ड वर्क है उनको समझ नहीं पाता है। ठीक है? डज नॉट रियली अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क बिहाइंड राइटिंग ए बुक। फॉर द रीडर ए बुक इज जस्ट समथिंग टू बाय और टॉक अबाउट कैजुअली। यानी कि जो किताब सिर्फ जो पाठक होता है पढ़ने वाला उसके लिए किताब सिर्फ एक खरीदने या बातें करने की एक आम चीज़ है। ठीक है? और लेखक के लिए क्या है किताब? For the author it is the result of deep thought and great effort. Result of deep thought and great effort। उसका जो कठिन मेहनत और उसकी जो गहरी विचारधारा उसका परिणाम है वो बुक, और जबकि उस पाठक के लिए वो एक साधारण सी चीज़ है। ठीक है? In the passage, the reader talks about the author's fame and asks silly question about his success. अब क्या होता है कि यहाँ पे इरिटेशन पैदा हो गई। पाठक लेखक की जो उन दोनों के बीच में जो मुलाकात होती है तो शुरुआत में एक फिजूल सा क्वेश्चन पूछता है कि आप सक्सेस कैसे हुए, अबाउट हिज सक्सेस, उनकी सक्सेस का कारण पूछता है वो। तो गुस्सा हो जाते हैं। The author feels frustrated because the reader treats his, क्योंकि फिजूल सा क्वेश्चन पूछा ना उन्होंने और ऐसा मुँह भाव बना के पूछा होगा तो उनको गुस्सा आ गया होगा। बिकॉज द रीडर ट्रेट्स हिज आर्ट लाइक, उनकी जो आर्ट है उन बुक को लिखने की, आर्ट लाइक ए सिंपल प्रोडक्ट सोल्ड इन शॉप। उनको ऐसा लगा कि कोई दुकान में, उन्होंने सोचा लेखक ने कि वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं उनके साथ कि जैसे कोई दुकान में पड़ा हुआ कोई सामान। द ऑथर एक्सप्लेन्स द राइटिंग इज़ नॉट ईजी। ऑथर जो हमें बता रहे हैं इस ऐसे के जरिए कि राइटिंग करना इतना आसान काम नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मैनी स्लीपलेस नाइट्स। इसके लिए काफ़ी रातों को जागना पड़ता है, रातें मतलब नींद के बिना गुजारनी पड़ती है। ए लॉट ऑफ मेंटल पेन, उसके लिए काफ़ी मानसिक तनाव से, मानसिक दर्द से गुजरना पड़ता है। टू क्रिएट इवन ए सिंगल पेज, एक सिंगल पेज को बनाने के लिए उनको काफ़ी जैसे मानसिक दर्द और स्लीपलेस नाइट्स इनसे गुजरना पड़ता है, तब जाके उनका एक पेज रेडी होता है और वो सब ऐसे समझ रहा है कि दुकान में पड़ा हुआ सामान। हाउएवर द रीडर इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन द प्राइस ऑफ द बुक। और जबकि द रीडर इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन द प्राइस, बुक की प्राइस क्या है और हाउ पॉपुलर इट इज़ इन सोसाइटी। और ये बुक, इनका जो राइटर है वो फेमस कैसे हुए, इस ये बस इन दो ही चीज़ों की जो लेख पाठक है वो सिर्फ दो ही चीज़ें देखते हैं कि एक तो इनकी इसकी प्राइस क्या है और इसकी प्राइस है भी, और ये पॉपुलर है तो ये पॉपुलर कैसे हुई। ठीक है? ये दो ही चीज़ें देखता है, उसके अंदर उससे बाकी कोई मतलब नहीं है उससे। द ऑथर वॉन्ट्स द रीडर टू कनेक्ट विद हिज सोल थ्रू हिज वर्ड्स। राइटर चाहता है, ऑथर वॉन्ट्स
द रीडर टू कनेक्ट विथ हिज सोल, कि वो जो रीडर है वो कनेक्ट हो उसकी सोल से थ्रू हिज वर्ड्स, उनके जो किताब के अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके थ्रू कनेक्ट हो उसकी सोल से। वो राइटर ऑथर ऐसा चाहता है। बट द रीडर ओनली लुक्स एट द सरफेस, यानी कि जबकि रीडर ऐसा नहीं करता है, वो ओनली उसका सरफेस देखता है और कुछ नहीं देखता। सरफेस में मैंने दो चीज़ बताई, प्राइस और पॉपुलर कैसे हुआ वो ऐसा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन के लास्ट में द ऑथर फील्स लॉनली इवन थ्रू ही इज़ फेमस। वो अपनी जो फेमस हो जाता है उसके साथ वो अकेला रह जाता है, क्योंकि लास्ट में जो वो कन्वर्सेशन होती है उस ट्रेन के अंदर, तो वो जो रीडर है वो चला जाता है गुस्से से, क्योंकि राइटर भी गुस्सा हो रखा है क्योंकि वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो वो लास्ट में क्या करता है, लोनली फील करता है लास्ट के अंदर, इवन थ्रो ही इज़ फेमस। वो चाहे फेमस हो चाहे कुछ भी हो, पर लास्ट में वो लोनली अकेलापन महसूस करता है। द पोइम टेल्स अस दैट मोस्ट पीपल रीड बुक्स, यानी कि बहुत सारे लोग किताब पढ़ते हैं फॉर टाइम पास, ओनली टाइम पास के लिए किताब पढ़ते हैं, एंड फेल टू रेस्पेक्ट, उनकी जो रेस्पेक्ट है, उनको जो लिखने के इमोशंस हैं उन पे कोई ध्यान नहीं देता है, द ट्रू इमोशंस ऑफ द राइटर। ठीक है, अब हम क्रिटिकल एनालिसिस पे आते हैं फटाफट से। क्रिटिकल एनालिसिस, थीम ऑफ द कॉमर्शलाइजेशन वीएस आर्ट। तो व्यापारीकरण और कला के बीच में क्या, इसके बीच में रिलेशन। द सेंट्रल थीम इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एज अ पैशन एंड आर्ट एज ए कमोडिटी। थीम ऑफ द कमर्शलाइजेशन वी आर्ट, मुख्य विषय कला और व्यापार का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच में टकराव है, आर्ट और कमर्शलाइजेशन के बीच में। लेखक के लिए किताब उसका लाइफ ब्लड, टू द रीडर द बुक इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। उसके लिए रीडर के लिए क्या है, बुक एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, टू पास द टाइम, टाइम पास के लिए। टू द ऑथर इट इज़ ए लाइफ्स ब्लड, और उस राइटर के लिए क्या है, वो एक उसका लाइफ्स ब्लड है, खून पसीने की जो मेहनत है, वो उसकी मेहनत जो किताब के रूप में दिखाई देती है उसके अंदर बता रखा है। तो किताब उसकी खून पसीने की मेहनत है। बैलेक मॉक्स द वे सोसाइटी कंज्यूम्स कल्चर विदाउट रेस्पेक्टिंग द एफर्ट बिहाइंड इट। बैलेक कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो हमारे कल्चर को बिना रेस्पेक्ट और एफर्ट के, उनके जो एफर्ट है उनको नहीं देख रही है, और उनको कल्चर को कंज्यूम करते जा रहे हैं। एफर्ट, उनके पीछे जो एफर्ट है उनको नहीं देख रहे हैं कोई भी। टोन एंड आयरनी, अब हम इसको देख लेते हैं फटाफट से। टोन का मतलब होता है लय, और आयरनी का मतलब है व्यंग्य। ठीक है, द टोन इज साइनिकल एंड वेरी, यानी कि एक थका हुआ सा महसूस करता है इसके अंदर टोन। जैसे भाषा होती है ना, वो कैसी भाषा, कैसी उसका लय कैसा है, तो वैसा इसका लहजा एक निंदात्मक, सैनिकल निंदात्मक, और थका हुआ है। बैलक यूजेस आयरनी टू शो, बैलक आयरनी का, व्यंग्य का यूज करते हैं टू शो अब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन को एब्सर्डिटी करने के लिए। द रीडर इज सपोज्ड टू be the author's best friend, but here the reader is the author greatest source of irritation। ये जिस रीडर को लेखक का दोस्त होना चाहिए, ये वही तो बता रहे हैं, द ऑथर्स बेस्ट फ्रेंड, बट हेयर द रीडर इज द ऑथर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो रीडर ही तो है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है काफ़ी देर से, लास्ट में वो उठ के चला भी जाता है। 1 सेकेंड। ओके, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, लास्ट इसका क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज। राइम देख लेते हैं। बैलक यूजेस ए कन्वर्सेशनल येट स्ट्रक्चर्ड राइम
that mirrors that back and forth of an actual dialogue. राइम ये बातचीत का एक बातचीत की तरह से लगती है इसकी राइम। और डिक्शन सिंपल सा तरीका है, सिंपल वे में अगर हम समझे तो इसका राइम एक बातचीत का तरीका है और कुछ नहीं। डिक्शन द लैंग्वेज इज accessible but carries a hidden sting. He uses a common words to describe a deep psychological divide. भाषा आसान है लेकिन उसमें एक स्टिंग चुभन है, ठीक है, जो सामाजिक दूरी को दिखाती है। स्टिंग यानी चुभन। और साइकोलॉजिकल डिवाइड जो मानसिक जो दूरी है उसको दिखाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि 1 सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ये रहा। रीडर्स सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, रीडर और राइटर ऑथर के बीच में उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप है वो भी इसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया कि ही यूजेस कॉमन वर्ड्स टू डिस्क्राइब ए डीप साइकोलॉजिकल डिवाइड। अब हम इसका लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। ए कन्वर्सेशन विथ ए रीडर इज मोर देन जस्ट ए फनी पॉइंट अबाउट ए फैन एनकाउंटर. It is a profound critique of modern society relationship with literature. Balak successfully portrays the loneliness of the creator. ये कविता सिर्फ एक मजाकिया या फनी या मजाकिया नहीं है, मुलाकात नहीं है, ठीक है, बल्कि आधुनिक समाज और साहित्य के रिश्ते पर एक गहरा प्रभाव है। प्रोफाउंड क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑफ रिलेशनशिप विथ लिटरेचर। बैलेक सक्सेस ये देख लेते हैं। बैलेक बताते हैं कि एक रचनाकार हमेशा अकेला होता है। बैलेक सक्सेसफुली पोर्ट्रेस प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि लोनलीनेस ऑफ द क्रिएटर। लेखक हमेशा अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि रीडर भी उसका सोर्स ऑफ इरिटेशन बन जाता है, जैसा आपने यहाँ पे देखा। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ए कन्वर्सेशन विद द रीडर। अब हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, वो मेरी पॉलिटी की एक वीडियो आ रही है अरस्तु की, वो मैं अपलोड करना चाह रहा था बट हो ही नहीं पा रही। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश का जो तीनों यूनिट नंबर 1 है उसकी तो पॉलिटी की तो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे दार्शनिक है, जैसे अरस्तु हो गया, सेंट ऑगस्टाइन हो गया, थॉमस एक्विनॉन हो गया, उनको कंप्लीट करना है। और हिस्ट्री के अंदर कंप्लीट हो गया है राइज ऑफ नेशनलिज्म, 28 मिनट की वीडियो है, तो वो तो राइज ऑफ नेशनलिज्म कंप्लीट हो गया है और उसके मैंने एमसीक्यूज़ भी डाल दिए हैं, आप लोग देख लेना। और ये यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुकी है, ए कन्वर्सेशन विद ए रीडर। अब हम नेक्स्ट में आगे वाले राइटर की जो ऐसे पोइम जो भी होगी हम उसको देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।